वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह न्याय सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, उससे शायद ही कोई असहमत हो सके। इस अवसर पर उन्होंने यह बताया कि उनकी सरकार इस पर विचार कर रही है कि कानून दो तरह से बनाए जाएं। कानूनों का एक मसौदा उस भाषा में हो जिसका उपयोग न्यायालय करते हैं और दूसरा उस भाषा में जिसे आम आदमी समझ सके। यह काम होना ही चाहिए क्योंकि तभी आम लोग कानूनों को सही तरह समझ सकेंगे। वैसे प्रश्न यह भी उठता है कि आम आदमी को समझ आने वाली भाषा का उपयोग न्यायालयों में क्यों नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो सके, जो कि आसानी से संभव भी है, तो फिर कानूनों का मसौदा दो तरह से तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। केवल कानूनों की भाषा ही ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आम आदमी को समझ आ सके, बल्कि इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को उनकी भाषा में न्याय मिल सके। निचली अदालतों में तो ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ऐसा नहीं होता। वहाँ समस्त कार्यवाही अंग्रेजी में ही होती है। क्या यह विचित्र नहीं कि उच्चतर न्यायालयों में लोगों को अपनी भाषा में न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है कि उसके निर्णयों के मुख्य हिस्सों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। अब तक उसके कई फैसलों का हिंदी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, उड़िया आदि भाषाओं में अनुवाद किया भी जा चुका है, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि लोगों को उनकी भाषा में न्याय दिया जाए और फिर उसे अंग्रेजी में अनुदित कर दिया जाए। कम से कम सभी उच्च न्यायालयों में तो यह काम होना ही चाहिए। यह ठीक नहीं कि पहले अंग्रेजी भाषा में कानून बने और फिर उनका अनुवाद हिंदी एवं अन्य भाषाओं में हो। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कानून मूलतः हिंदी में बने, फिर उनका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में किया जाए। जब विश्व के अनेक देशों में स्थानीय भाषा में कानून बनने के साथ न्याय भी दिया जा सकता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यह ठीक नहीं कि अपने देश में अधिकतर सरकारी काम अंग्रेजी में ही होते हैं। एक समस्या यह भी है कि अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद आम आदमी की समझ में आने लायक भाषा में नहीं हो पाता। कई बार तो अनुवाद की भाषा इतनी दुरूह होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। आज जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में होने लगी है, तब फिर कानून भी भारतीय भाषाओं में बनने चाहिए और उच्चतर न्यायालयों में न्याय भी अपनी भाषा में मिलना चाहिए। मानवीय संवेदना के अलग अलग रंग एवं अभिव्यक्तियां हैं।
कभी खुशी, कभी दुख, कभी पीड़ा तो कभी क्रोध। ये सभी जीवन को बहुरंगी बनाते हैं, लेकिन इनमें संतुलन का होना भी उतना ही आवश्यक है जैसे कि क्रोध सदैव अहित ही करता है। वस्तुतः क्रोध चित्त का वह उद्वेग है जो किसी अनुचित या मनोनुकूल कार्य न होने की स्थिति में तीव्रता के साथ उत्पन्न होता है। गीता में क्रोध को लेकर कहा गया है कि हमारी जो अभिलाषा पूरी नहीं होती है वही रजोगुण के कारण क्रोध बन जाती है। इसीलिए अभिलाषाओं के स्तर पर तार्किक होना ही क्रोध पर अंकुश का सबसे प्रभावी उपकरण है। पुराणों के अनुसार क्रोध को अदृश्य एवं अज्ञात शत्रु की संज्ञा दी गई है, जिसके सृजनकर्ता हम स्वयं ही होते हैं। चूँकि यह हमसे ही उत्पन्न होता है तो इसके शमन का दायित्व भी हमारा ही है। इतिहास साक्षी है कि क्रोध ने सदैव विध्वंस का ही काम किया है। क्रोध नितांत निजी चुनाव है। यदि हम परिस्थितियों को उचित रूप से नहीं संभाल पाते हैं तो हम कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों के नियंत्रण में हो जाते हैं और फिर हमारे भाव असंतुलित होकर अनियंत्रित हो जाते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि क्या हम अपने जीवन को क्रोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं या क्रोध को नियंत्रण में रखकर जीवन की उच्चतम सीमा को छूना चाहते हैं। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा क्रोध के अधीन होकर अपने जीवन की छोटी मोटी परिस्थितियों की परिधि में ही उलझे रहने की आशंका बढ़ जाती है और हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर को छूने से वंचित हो सकते हैं। स्टॉप।